नमस्कार। राष्ट्र की बात के साथ मैं हूं मानक गुप्ता। राष्ट्र की बात में आज बहुत ही भारी मन के साथ अपना शो भी कर रहा हूं और शो की शुरुआत भी कर रहा हूं। अब तक आपने सोशल मीडिया पर, टीवी पर, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर पढ़ ही लिया होगा कि आज तक के मशहूर एंकर रोहित सरदाना अब हमारे बीच नहीं रहे। सुबह जैसे ही ये खबर मिली, हर कोई स्तब्ध रह गया, हर कोई हैरान रह गया। पूरे हिंदुस्तान में एक शोक की जैसे लहर दौड़ गई। मीडिया में, हर न्यूज रूम में, टीवी चैनलों के छोटे छोटे ग्रुप्स में मैं आपको बता नहीं सकता इस समय कितना दुख है और क्या क्या चर्चा चल रही। दिल तोड़ दिया रोहित सरदाना ने। सिर्फ हमारी बिरादरी के एक साथी एंकर ही नहीं थे, एक अच्छे दोस्त भी थे रोहित। आपको पता ही होगा कि वो भी 5 बजे आज तक पर दंगल नाम का शो करते थे। अभी भी थे मुंह से निकल नहीं रहा है रोहित के लिए। कहने को तो राइवल थे क्योंकि उनका शो भी 5 बजे आता था, लेकिन उनसे अपने रिश्तों के बारे में मैं बता नहीं सकता। इतने अच्छे दिल के इंसान थे, इतने हाजिर जवाब। अभी भी यकीन नहीं हो रहा है, रोहित का ये मुस्कुराता हुआ चेहरा कभी नहीं भुला पाऊंगा मैं। यकीन मानिए, बिल्कुल मन नहीं था आज राष्ट्र की बात का अपना ये शो करने का, लेकिन देश के सामने संकट ऐसा है, शो भी करना है। वो कहा है ना किसी ने, द शो मस्ट गो ऑन, वो भी ऐसे हालात में जब देश के सामने इतनी बड़ी मुसीबत खड़ी है। रोहित का चेहरा अपने दिल में, अपने मन में, अपने दिमाग में रखते हुए आज का मैं शो कर रहा हूं। सिर्फ 42 साल के थे रोहित से, सिर्फ 42 साल के। क्या उम्र होती है 42 साल। कुछ दिन पहले कोरोना से इन्फेक्ट हुए थे, कोरोना हुआ था, उसके बाद बात भी हुई थी मेरी। दोनों ने एक दूसरे का हाल चाल जाना था। मैंने कहा था सब ठीक हो जाएगा, बस भरोसा रखो, हौसला रखो। उसके बाद अचानक उनकी तबीयत बिगड़ी, अस्पताल में भर्ती कराया गया और अचानक आज सुबह खबर आई कि उनको हार्ट अटैक हुआ है। हृदय गति रुकने से उनकी मृत्यु हो गई। अभी भी यकीन नहीं हो रहा है, लेकिन हाँ, आपको इतना बता दूं कि उनकी 2 छोटी छोटी बेटियां हैं। उनकी पत्नी प्रमिला, वो भी मीडिया से ही है। ऊपर वाला उनको शक्ति दे इस दुखद घड़ी में। कल रात तक ठीक थे रोहित और खुद कह रहे थे कि हाँ, बुखार नहीं है, मैं ठीक महसूस कर रहा हूं, बस कंजेशन है। लेकिन क्या पता था कि आज हम सबको इस तरह छोड़ जाएंगे। पूरे देश में शोक की लहर है। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, गृह मंत्री, सारे मुख्यमंत्री, सारे केंद्रीय मंत्री, सबके सब अपना दुख जता रहे हैं, सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं संदेश। लेकिन परिवार के लिए जो भी कहा जाए वो कम है। वाकई स्पीचलेस हूं, कोई शब्द मुझे समझ में नहीं आ रहे रोहित के लिए क्या कहूं। हरियाणा के कुरुक्षेत्र से आते थे रोहित। कई उन्होंने अवार्ड्स भी जीते, जिनमें एनटी अवार्ड और ईएनबीए अवार्ड भी है। हिंदी पत्रकारिता का गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार भी रोहित ने जीता था। देश के सबसे जाने माने एंकर्स में से एक थे। करीब 15 साल पहले, 1.5 दशक पहले, रोहित ने ऑल इंडिया रेडियो के जरिए अपने करियर की शुरुआत की थी, अनाउंसर के तौर पर, जहां घर घर पहुंचे। उसके बाद ईटीवी, सहारा समय, फिर जी न्यूज और उसके बाद आज तक, जहां उन्होंने अपनी पहचान बनाई। जी न्यूज और उसके बाद आज तक में उन्होंने खास तौर से देश में अपनी पहचान बनाई थी। सबसे तेज तर्रार एंकर्स में गिने जाते थे रोहित। मन भारी है, इसीलिए समझ भी नहीं सकते हम लोग कि इस समय रोहित के परिवार पर क्या बीत रही होगी। जैसा मैंने पहले कहा, राष्ट्र की बात करने का बिल्कुल मन नहीं था, लेकिन मुद्दा ऐसा है, देश के सामने संकट ऐसा है कि शो करना पड़ेगा। और शो की शुरुआत भी मैंने रोहित की मृत्यु, रोहित के देहांत की खबर से इसीलिए की है
क्योंकि ऐसा लगता है कि अब हम सब असहाय हो चले हैं, किसी का जोर किसी पर नहीं चल रहा। अभी तक तो हम खबर दिखा रहे थे और बहस कर रहे थे कि मरीज कम क्यों नहीं हो रहे, ऑक्सीजन क्यों नहीं मिल रहा, बेड क्यों नहीं मिल रहा, दवाएं क्यों नहीं मिल रही। यकीन मानिए, वैसे तो हम पत्रकार ये दावा करते हैं कि हम जमीनी हकीकत से रूबरू रहते हैं, जनता की पल्स पर हमारा हाथ रहता है। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब तक आप पर नहीं टूटती तब तक आप दूसरे का दर्द नहीं समझ सकते। आज हमारी बिरादरी पर जब यह आफत टूटी है, ऐसा नहीं है कि रोहित पहले पत्रकार हैं, पहले भी बहुत सारे पत्रकारों ने कोरोना से अपनी जान गंवाई। उनकी जान भी बिल्कुल इतनी ही कीमती थी। लेकिन आज वाकई टीवी चैनल वालों को, कम से कम मीडिया वालों को एहसास हो रहा है कि ये समस्या, ये बीमारी कितनी बड़ी, कितनी जानलेवा है और हम कितना असहाय महसूस कर रहे हैं। रोहित के अलावा बिहार के मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह का आज निधन हो गया। उनकी भी खबर आज सुबह आई। तो पूरे देश में, जैसा मैंने कहा कि बड़े बड़े लोगों की मृत्यु की, उनके कोरोना पॉजिटिव होने की जो खबरें आ रही हैं, ये आपको हम इसीलिए रोज दिखाते हैं जिससे आपको पता चले कि इससे कोई अछूता नहीं रह सकता। ये समझ लीजिए कि आपको अपना बचाव खुद करना है। और बाहर की हालत आप देख रहे हैं, अस्पताल नहीं है, आईसीयू बेड नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, दवाएं नहीं है। इसीलिए अगर अपने को बचा सकते हैं, घर में रहिए, बचा कर रखिए। ऊपर वाला ना करे, अगर आप बीमार हो गए तो फिर ऊपर वाला ही मालिक है। बिहार के मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह, इसके अलावा हमारी शूटर दादी चंद्रो तोमर, वो भी हमारे बीच आज नहीं रही। सोशल मीडिया पर बहुत पॉपुलर थी। देखिए कितने मेडल उन्होंने हमको दिलाए थे। आज उनका भी निधन हो गया। मेरठ के एक अस्पताल में इलाज चल रहा था। इसके अलावा 91 साल की उम्र में पूर्व अटॉर्नी जनरल सोली सोराबजी का भी आज निधन हो गया। इसके अलावा कोरोना अभी भी अपने पैर पसार रहा है और अब देखिए दिल्ली के बॉस एलजी अनिल बैजल के घर में भी कोरोना घुस चुका है। अनिल बैजल ने आज जानकारी दी दिल्ली के एलजी साहब ने कि उन्हें कोरोना हो गया, सिम्टम्स माइल्ड हैं, लेकिन उन्होंने खुद को आइसोलेट कर लिया है, हल्के लक्षण हैं अभी। ऊपर वाला उन्हें जल्द ठीक करे। उधर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल, जो कि कुछ दिन पहले कोरोना पॉजिटिव हुई थी, उन्हें मैक्स अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा है क्योंकि उनकी हालत पहले से कुछ बदतर हुई है। उनके लिए भी दुआएं हैं। अब ये पूरा सिस्टम, पूरा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, सारी सरकारें किस तरह असहाय हो गई हैं, इसी की एक और तस्वीर आपको दिखाता हूं। तस्वीर मेरे पास नहीं है, नहीं दिखा पाऊंगा, लेकिन क्या हुआ है ये जरूर बता सकता हूं। दिल्ली बार काउंसिल के चेयरमैन है रमेश गुप्ता। आज दिल्ली हाईकोर्ट के सामने पेश हुए, सुनवाई चल रही थी। आपको पता ही होगा, रोज कोरोना पर सुनवाई चल रही है। आज सुनवाई के दौरान दिल्ली बार काउंसिल के चेयरमैन रमेश गुप्ता भावुक हो गए और रोते हुए बोले, हर रोज 20 वकीलों की मौत की खबर आ रही है। जज साहब, हम असहाय हैं, किसी को ना अस्पताल दिला पा रहे हैं, ना ऑक्सीजन सिलेंडर दिला पा रहे हैं, लोग तड़प तड़प कर मर रहे हैं। जाहिर है अपने वकील बिरादरी की बात कर रहे थे, क्योंकि जैसा बता रहे हैं रमेश गुप्ता, हर दिन 20 वकीलों की मौत हो रही है। वो कह रहे हैं कि कुछ नहीं मिल रहा है, ना ऑक्सीजन सिलेंडर मिल रहा है, ना अस्पताल मिल रहा है। हम ना केंद्र को जिम्मेदार ठहराना चाह रहे हैं, ना दिल्ली को, बस हम मदद चाहते हैं, अपने साथियों की मदद करना चाहते हैं। इस पर जस्टिस सांघी ने कहा, आप जो चिंता जता रहे हैं वो हम सबके सामने है। वकील साहब ने कहा कि हमारा गेस्ट हाउस है, उसे अटैच कर लीजिए, उसका अस्पताल या कोई कोविड सेंटर बना दीजिए। जस्टिस संघी कह रहे हैं कि अगर अटैच कर भी लें, उसका सेंटर बना भी दें, तो उसके लिए सामान कहां से आएगा? क्योंकि एक बेड जहां मरीज का इलाज हो सके, उसके लिए सिर्फ एक खटिया नहीं चाहिए, एक फोल्डिंग बेड नहीं चाहिए। मरीज का इलाज करने के लिए वहां ऑक्सीजन भी चाहिए और भी कई चीजें चाहिए होती हैं। वो कहां से लाएंगे? वो नहीं। सिस्टम की लाचारगी देख रहे हैं आप। एक और लाचारगी और बेबसी की तस्वीर दिखाता हूं। यूपी के महाराजगंज की है। वीडियो में जो शख्स आपको अभी दिखाई देंगे आपकी टीवी स्क्रीन पर, महाराजगंज जिला अस्पताल के सीएमएस डॉक्टर ए के रॉय हैं। ये सरकारी अस्पताल के सीएमएस हैं। किसी की जान बचाने के लिए रेमडेसिविर दवा उपलब्ध नहीं करा पाए, टूट गए और रोने लगे।
जरा देखिए ये वीडियो। सर प्लीज शांत हो जाइए प्लीज। प्लीज सर आप अगर प्लीज हाथ सर। सर प्लीज अपना हाथ अगर खींच लेंगे सर ना तो बाकी लोग क्या हाल होगा सर, आप ऐसे टूट जाएंगे तो आप समझिए सर, आप हैं सर तो हम लोग हैं, आप जो है सर हम लोग के बल हैं, हिम्मत है सर प्लीज शांत हो जाइए प्लीज। प्लीज सर प्लीज हम लोग आपसे कह रहे सर, आप हम लोग की हिम्मत है और सर आप टूट जाएंगे सर ना तो हम लोग किसी लायक नहीं रहेंगे। इस आपदा के आया सर जो ना उस पे आप लोगों का सर सहयोग चाहिए हम लोगों को। आप लोग भगवान है भाई। भगवान है सर आप लोग, प्लीज सर सर। तो देखा आपने, कोर्ट में सुनवाई हो रही है तो वकील बेबस हैं, रो रहे हैं, जज कह रहे हैं हम क्या करें, सरकारी अस्पताल के सीएमएस फूट फूट कर रो रहे हैं, हाथ जोड़कर टूट रहे हैं। उधर सुप्रीम कोर्ट में, ये सिर्फ मैं आपको इसीलिए बता रहा हूं कि इससे पता लगता है कि अब जैसे हम बिल्कुल बेबस लाचार ऊपर वाले के भरोसे हो गए। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, हाई कोर्ट्स में तमाम राज्यों में सुनवाई चल रही है, सोशल मीडिया पर देवदूत हैं, अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हर दिन लोग अपनी जान गंवा रहे हैं, बिना दवाई के, बिना ऑक्सीजन के, बिना आईसीयू बेड के, बिना इलाज के, बिना टेस्टिंग के, और फिर भी हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हुई उसमें जो खामियां हैं हमारे सिस्टम में, उस पर सुनवाई हुई। केंद्र सरकार से सुप्रीम कोर्ट ने कई सवाल पूछे। जस्टिस चंद्रचूड़ ने पूछा क्या कोई ऐसा मैकेनिज्म बना सकते हैं जिससे ऑक्सीजन की उपलब्धता और आपूर्ति का रियल टाइम डेटा हमें मिल सके कि देश के किस राज्य में, कौन से शहर में, किस अस्पताल में ऑक्सीजन की उपलब्धता क्या है, उसकी अवेलेबिलिटी और सप्लाई, उसकी उपलब्धता क्या है, रियल टाइम डेटा। वैक्सीनेशन को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा कि जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, जो टेक सेवी नहीं है, जो कोविन ऐप पर या वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते हैं, उनके लिए आपने क्या सोचा है? जो रजिस्ट्रेशन नहीं करा सकता, जो पढ़ा लिखा नहीं है, जो टेक सेवी नहीं है, क्या उसका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा क्या? साथ ही कोर्ट ने यह भी पूछ लिया कि ऐसा क्यों है कि एक ही वैक्सीन के दो दो तीन तीन प्राइस हैं। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है राज्य सरकार के लिए अलग, केंद्र सरकार के लिए अलग दाम वैक्सीन का कैसे हो सकता है? सरकार से सुप्रीम कोर्ट पूछ रहा है कि वैक्सीन की सारी खुराक आप खुद क्यों नहीं खरीद सकते? और यह भी पूछा कि राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम नीति का पालन यहां क्यों नहीं किया जाता? अदालत ने यह कहा कि हम ये साफ कहना चाहते हैं कि अगर कोई नागरिक सोशल मीडिया पर अपनी शिकायत दर्ज करवाए तो ये नहीं कह सकते कोई भी प्रशासनिक अधिकारी या मंत्री या सरकार कि ये गलत है। यानी जो आम आदमी सफर कर रहा है, इस मुश्किल से गुजर रहा है, उसे अपना दर्द बयां करने का पूरा हक है सोशल मीडिया पर या मीडिया में। कोई सरकार यह नहीं कह सकती कि इस सूचना को प्रसारित करना अपराध है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया कि अगर किसी भी सरकार ने, किसी भी प्रशासन ने आम लोगों के खिलाफ कोई एक्शन लिया अपना दर्द बयां करने के लिए सोशल मीडिया पर, उसे कंटेम्प्ट माना जाएगा। अब कुछ आंकड़े आपको दिखाता हूं फिर से, जैसे हम रोज दिखाते हैं। आज एक बार फिर से नए मरीजों के आंकड़े ने देश में नया रिकॉर्ड बना दिया है। 24 घंटे में 3,86,452 नए मामले आए हैं, एक नया रिकॉर्ड। 4 लाख को क्रॉस टच कर रहे हैं ये आंकड़े। और जो लोग ठीक हुए हैं, जो मौतें हुई हैं 3,498, जो लोग ठीक हुए हैं 2,97,540। और इस समय यह आंकड़ा देख रहे हैं 31,70,228 लोगों का इलाज चल रहा है। और ये कुल केस है, और अभी तक इतने लोग, ये देखिए कुल 2 लाख से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। इधर दूसरी लहर से देश जूझ रहा है, वहीं महाराष्ट्र, वहां तीसरी लहर की तैयारी शुरू हो गई है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने महामारी वैज्ञानिकों से बातचीत का हवाला देते हुए कहा है कि महाराष्ट्र में जुलाई और अगस्त तक तीसरी लहर आने की संभावना है। अभी दूसरी लहर पीक कर रही है, पता नहीं अभी पीक किया या इसने नहीं किया, अभी इसी से हम जूझ नहीं पा रहे हैं। उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में हम तीसरी लहर की तैयारी कर रहे हैं, जो हो सकता है कि जुलाई अगस्त में आए। अब बिल्कुल समय नहीं रह गया है, अप्रैल खत्म, मई आ गया। और ज्यादातर डॉक्टर्स, वैज्ञानिक, एक्सपर्ट्स ये कह ही रहे हैं कि मई में ये दूसरी लहर पीक करेगी, उसके बाद जाते जाते पता नहीं कितना टाइम लेगी। पर उद्धव ठाकरे की इस बात से एक बार फिर से चिंता हो रही है
कि दूसरी लहर गई नहीं, ये तीसरी लहर, ये क्या है? साथ ही उद्धव ठाकरे ये भी कह रहे हैं कि दूसरी लहर में जो दिक्कत हुई, जो आपदा आई, जो त्रासदी के तौर पर ये दूसरी लहर देश के सामने आई, महाराष्ट्र के सामने, ऐसा तीसरी लहर में ना हो, इसकी तैयारी शुरू कर दी जाए। इसलिए राष्ट्र की बात में हमारा आज का सवाल, क्या कोरोना के सामने असहाय हो गया है हिंदुस्तान? तीखा सवाल है, कड़वा सवाल है, लेकिन पूछना पड़ेगा, क्या कोरोना के सामने असहाय हो गया हिंदुस्तान? और दूसरा, क्या कोविड की तीसरी लहर भी आएगी और क्या हम उससे निपटने के लिए तैयार हैं? राष्ट्र की बात में आज मेरे साथ बीजेपी से राजीव जेटली आ रहे हैं, कांग्रेस से चरणजीत सिंह सापरा हैं, आम आदमी पार्टी से संजीव झा हैं और प्रोफेसर एमवी पद्मा हैं, एचओडी न्यूरोलॉजी, एम्स। आप सभी का स्वागत है। मैं पद्मा आपसे शुरू करना चाहता हूं। क्या यह मान लिया जाए पद्मा, क्या अब समय आ गया है कि हम इस बात को मान लें, सरकार चाहे किसी भी राज्य की, केंद्र की कुछ भी कहे, क्या अब हमें यह हाथ जोड़कर मान लेना चाहिए कि हम ऊपर वाले के भरोसे हैं? हम बेबस हैं, लाचार हैं इस दूसरी लहर के सामने, इसीलिए ऑक्सीजन के अभाव में, दवाइयों के अभाव में, आईसीयू बेड्स के अभाव में लोगों की जान जा रही है और हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए जैसे मैंने बताया, आपने सुना होगा, सुप्रीम कोर्ट में वकील रो रहे हैं, सरकारी अस्पतालों के सीएमएस रो रहे हैं, हर कोई ऊपर वाले के भरोसे है। नहीं, मैं समझ सकती हूँ। एक्चुअली मैं देख रही थी तो मुझे भी रोना आ रहा है। पर मैं एक फ्रंटलाइन वर्कर हूँ, मैं तो एक डॉक्टर हूँ, तो हम रोज इसी के, मैं बीच में हूँ, मैं हॉस्पिटल में ही हूँ, मैं पीपी पहन के वही मरीज देख रही हूँ सुबह शाम, और टेली से हम कर रहे हैं जितना हो सकता है। तो एक डॉक्टर के जरिए मैं हार कभी नहीं मानना चाहती हूँ, मैं कभी नहीं मानूंगी। आई कैन नॉट एक्सेप्ट डिफीट एज अ डॉक्टर। जब तक जान है हम लगे पड़ेंगे। सर, मैं नहीं कह सकती हूँ कि मैं भगवान भरोसे और हम कुछ नहीं कर सकते। आई विल बी एट इट, मेरा जान जाए, आई एम गोइंग टू बी देयर, सो आई एम नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट अ डिफीट। सर, मैं नहीं कह सकती हूँ ये। नहीं, ठीक है, ओके, लेकिन कम से कम वो जो तकलीफें हैं सिस्टम में हमारे, जो हम नहीं झेल पा रहे हैं, इतना मरीजों का बोझ, जो हम ऑक्सीजन नहीं दे पा रहे हैं, बेड नहीं दे पा रहे हैं, दवाइयां नहीं दे पा रहे हैं, उस कमी के आगे अगर वकील सुप्रीम कोर्ट के जज के सामने रोएंगे, सरकारी अस्पताल के सीएमएस रोएंगे पद्मा, इससे तो संदेश यही जाता है ना। तो आप सही कह रहे कि ऑब्वियसली ये गंभीर से गंभीर स्थिति है, और आई होप कि जो भी सिस्टम्स है, जो भी प्रशासन से, जो भी जो इन्वॉल्व है सरकार में, इसको देख के ये करे। जैसे मैं यही कह रही हूँ कि जो उपलब्ध है उसके थ्रू तो हम कर ही पाते हैं, करना है। हमारे पास चॉइस भी तो नहीं है सर, चॉइस तो है नहीं, आज नहीं है कल तो उपलब्ध करना ही है। अगर हम ये मान के बैठ गए कि अब खत्म हो गया, अब भगवान भरोसे है, देन नथिंग विल प्रोग्रेस। तो इससे मैं सहमत नहीं हूँ। आई थिंक वी नीड टू वर्क ऑन इट। लिमिटेशंस बहुत है। अभी कल से अगर वैक्सीनेशन है, ये वाला ये सब आ रहा है, ऑब्वियसली लिमिटेशन से जो बीत गए इससे तो सीख ले, जो कमी आ गया वो तो सीख ले, एंड वी शुड आगे बढ़ना चाहिए। सो प्लीज डोंट से कि ये भगवान एज अ डॉक्टर नहीं, मैं समझ रहा हूं प्रोफेसर पद्मा, मैं ये नहीं चाहता हूं कि आपका मोराल गिरे, क्योंकि हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स का मोराल गिर गया तो फिर क्या होगा, बिल्कुल नहीं। लेकिन मैं आपसे कम से कम ये सुनना चाहता हूं एज एन एक्सपर्ट, एज अ डॉक्टर, जरा ये तो बताइए, दूसरी लहर कब थमेगी? इसकी पीक आ गई क्या? क्योंकि वह महाराष्ट्र में तो देखिए तीसरी लहर की बात होने लगी है। यस सर, तो वो उसके बारे में बताती हूँ कि ये जो है हमारे पास जो एविडेंस है ना, वो जो 100 साल पहले हुआ था, स्पेनिश फ्लू का 100 साल पहले पहली पीक, दूसरी पीक, तीसरी पीक, और ये एग्जैक्टली ऐसे ही अभी भी हो रहा है। तो पहली पीक जब हो गई थी तो शायद सावधानी से हमको ये वी शुड हैव एंटिसिपेटेड कि सेकेंड वीक भी आएगा, एंड वी नो कि सेकेंड पीक तो बहुत खतरनाक होता है। उसके बाद थर्ड वीक भी डेफिनेटली आएगी। नो कब आएगी? तो बहुत सारे मॉडल्स लोग कहते हैं ना, बहुत सारे मॉडल्स तो कहा है और वो गलत भी साबित हो गया। तो व्हाट वी हैव एविडेंसेस जो बीत गए जो है, तो जैसे यूएस में हुआ, यूरोप में हुआ, महाराष्ट्र में हुआ, तो कई कई ज्योग्राफिकल एरियाज में पीक्स आ रही है। उसके बाद जैसे आपने देखा ना, महाराष्ट्र में हुआ, उसके बाद दिल्ली आई, उसके बाद ऐसे धीरे धीरे साउथ में, धीरे धीरे ईस्ट में जा रही है, सेंट्रल इंडिया में अभी है। तो वो प्रोजेक्शंस लेके हम कह सकते हैं कि कब
कब तक वो पीक आती है। तो लोग कहते हैं कि मई लास्ट में पीक आएगा, तो जो एरिया पीक आके निकलेगा वो थर्ड वेव में भी आती। इससे पहले अगर हम वैक्सीनेशन कर दे तो जैसे यूएस यूरोप में हुआ, जो थर्ड पीक इज लाइकली टू बी एटलीस्ट ये जो भयानक एंड जो जानलेवा नहीं रहेगी। दिस इज द उम्मीद एंड दिस इज द एविडेंस वी हैव एंड वी हैव टू वर्क टुवर्ड्स इट। हाँ, लेकिन वही है ना, फिर मुझे कड़वा सच बोलना पड़ेगा। आपने कहा वैक्सीनेशन उससे पहले हम कर लें तो हम लोगों की जान बचा सकते हैं, लेकिन वो संभव दिखता नहीं है। वैक्सीन है कहाँ हमारे पास? आपने देखा ही होगा कि इतने सारे राज्यों ने हाथ खड़े कर दिए पहले ही कि हम रजिस्ट्रेशन तो कर लें 18 साल से 44 साल के लोगों का, लेकिन वैक्सीन तो है नहीं। राजीव जेटली, मैं आपके पास आ रहा हूं। राजीव जेटली, और आज मैंने अपने शो की शुरुआत ही रोहित की मृत्यु की खबर के साथ की। अभी भी यकीन नहीं हो रहा है, लेकिन राजीव जेटली क्या हम असहाय हो चले हैं क्या? आप कह सकते हैं कि मैं इमोशनल हूं, लेकिन मैं सिर्फ इमोशनल नहीं हूं राजीव जेटली, मैं तथ्यों के साथ बात कर रहा हूं। और 3 तस्वीरें आप कहे तो मैं फिर से आपको दिखा दूं। सुप्रीम कोर्ट में बार एसोसिएशन के अध्यक्ष रो रहे हैं जज के सामने, जज कह रहे हैं हम क्या करें। सरकारी अस्पताल के सीएमएस रो रहे हैं। राजीव जेटली, क्या असहाय हो गए क्या हम? मानक भाई, सबसे पहले तो रोहित सरदाना हमारे भी बहुत परम मित्र थे। जब खबर मिली हमारे को, उसका फोन आया, जब ये संदेश आया तो पैरों तले जमीन निकल गई कि ये कैसे हो सकता है। हमारी जो टीवी डिबेट्स होती हैं, मैं उनका किंग कहूँगा उन्हें, जो राज करते थे, जिनको शाम को लोग देखने के लिए बैठते थे, जिनका इंतज़ार करते थे। बड़ी दुखद खबर थी। हम टूट गए इस खबर से पूरी तरह से। जैसा आपने कहा, आपके पास शब्द नहीं है, सच्चाई में कोई शक नहीं है। माना कि मेरे पास मोबाइल में लगभग 14 से 15 पन्ने उपलब्धियां पड़ी हैं जो केंद्र सरकार ने की हैं या विभिन्न राज्य सरकारों ने की हैं। चाहूँ तो मैं उनको भी पढ़ के सुना सकता हूँ, लेकिन मेरा मन नहीं कर रहा पढ़ने का। और ना मैं पूरी डिबेट के अंदर ये बोलूँगा कौन से राज्य ने कहाँ कमियाँ छोड़ी और केंद्र की क्या उपलब्धियाँ रही, चाहे कोई भी राज्य हो, भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य हो या कांग्रेस शासित। क्योंकि इस लड़ाई में बहुत बड़ा नुकसान होता है, आम व्यक्ति का नुकसान होता है। भरपूर मात्रा में हम ये कहते हैं कि हमारे पास ऑक्सीजन उपलब्ध है। हमारे पास आंकड़े भी हैं उस बात के कि कितनी ऑक्सीजन उपलब्ध है, कितनी एमटी हमने और ऑक्सीजन अरेंज कर ली है, कितनी वैक्सीनेशन ड्राइव हमने चलाई थी, कितनी वैक्सीनेशन ड्राइव हम चलाने वाले हैं। सब कुछ बोलने के लिए है, लेकिन हकीकत सच्चाई यह है कि जब तक हम जाने नहीं बचा पा रहे, उन सब की कोई वैल्यू नहीं है। पहला उद्देश्य केवल जाने बचाना है, अस्पतालों का विस्तार करना है, अस्पतालों में बेड अरेंज करना है, और इस पैंडेमिक, इस महामारी से बचना है। इस महामारी से बचने के लिए हम सबको एक साथ होना पड़ेगा। हमें भूल जाना पड़ेगा कि हम कौन कौन सी राजनीतिक पार्टियों से आते हैं। हमें ये भी भूल जाना पड़ेगा हमारा उद्देश्य क्या है, क्योंकि अब वो वक्त नहीं रह गया, ये ब्लेम गेम का वक्त नहीं रह गया। मैं भी खूबसूरती से बहुत सारे आंकड़े रख सकता हूँ सामने, मैं भी ये कह सकता हूँ कि हमारी क्या उपलब्धियां रही और दूसरे राज्य ने हमें कहाँ कोऑपरेट नहीं किया। मैं ये भी कह सकता हूँ कि इतनी वैक्सीन खराब कर दी गई थी, उसका मोल नहीं पता था किसी को। लेकिन इन सब बातों को कोई फायदा नहीं। मद्रास हाईकोर्ट ने आज केंद्र सरकार को फटकार लगाई है, आप कहें तो मैं पढ़ के सुनाऊं। राजीव जेटली, ये ब्लेम गेम की बात नहीं है, लेकिन इस पर चर्चा तो होनी पड़ेगी ना। मद्रास हाईकोर्ट ने पूछा आप क्या कर रहे थे 10-12 महीने से, केंद्र सरकार से पूछा है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन पहुंच गया वहां मद्रास हाईकोर्ट के कहने के लिए कि जो जजों की टिप्पणियां होती हैं वो मीडिया रिपोर्ट ना करे, उस पर रोक लगा दीजिए। क्योंकि पिछली बार मद्रास हाईकोर्ट ने कह दिया था इलेक्शन कमीशन के अधिकारियों पर हत्या का मुकदमा चलना चाहिए। इसी पहुंच गया, वहां कोर्ट अब पूछ रहा है कि सरकार ने क्या किया पिछले 10-12 महीने में। राजीव जेटली, देखिए, 2 पार्टियों के प्रवक्ता बैठे हैं, मैं उनके ऊपर छोड़ता हूँ। वो क्या कहना चाहते हैं वो उन्होंने निर्धारित कर रखा होगा, किस तरीके की राजनीतिक बयानबाजी करना चाहते हैं वो भी मैं उनके ऊपर छोड़ता हूँ, लेकिन मैं नहीं करूँगा। आज मैं आपसे फिर से आग्रह कर रहा हूँ कि हमारा जो उद्देश्य है केवल एक ही उद्देश्य है, इस देश के अंदर देश की जनता की जान बचाना। और देश की जनता की जान बचाने राजीव जेटली, हम जाने नहीं बचा पा रहे हैं, इसीलिए तो आज मैं ये सवाल लेके बैठा हूं कि ऐसा क्यों हो गया कि हम जाने नहीं बचा पा रहे। ना बेड है, ना ऑक्सीजन है, ना दवाइयां हैं। नहीं मानक भाई, हमने ऑक्सीजन भी उपलब्ध करवाई है। हमारे बीच में बहुत सीनियर प्रोफेसर बैठी हैं और HOD हैं, वो आपसे और हमसे बेहतर जानती होंगी कि एक महामारी अपेक्षित थी, लेकिन इस तरीके की होगी जिस तरीके के डॉक्टर्स बोलते हैं कि वायरस का जो नेचर है वो समझ नहीं आया। इतना डेडली हो सकता है ये नहीं पता था, पूरे विश्व में इतना डेडली वायरस नहीं देखा था। ओके,
चरणजीत सिंह सापरा, बोलिए सापरा जी, आप बोलिए सापरा जी, मेरे पास प्रश्न नहीं है आज आपसे पूछने के लिए, बोलिए क्या कहना चाहते हैं आप। देखिए मानक जी, सर्वप्रथम तो मैं आज रोहित सरडाना जी जो हमारे भी बहुत अच्छे दोस्त थे, यानी हर 10-15 दिन में एक बार उनसे बात हो जाती थी, इतनी याद आ रही है कि मैंने अभी 4 दिन पहले ऐसे ही मुझे शो पर नहीं दिखे तो मैंने मैसेज करा था कि कहाँ हो, तो उनका रिप्लाई आया कि मैं रिटायर्ड हर्ट हूं। मेरे मोबाइल में आज भी वो मैसेज पड़ा हुआ है। 4 दिन पहले बिल्कुल 1 मिनट में उनका उत्तर आया कि मैं रिटायर्ड हर्ट हूं, 10 दिन से घर पे हूं, क्वारंटाइन में हूं, जल्द ज्वाइन करूंगा। आज उनकी याद आ रही है, अचानक हमारे बीच से चले गए। मैं उनको श्रद्धांजलि तो जरूर देना चाहूंगा और ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूं कि पीछे जो उनका परिवार है उनको सहन शक्ति दे, क्योंकि मैं जानता हूं कि क्या बीतती है। हमारे परिवार में भी हमारे चाचा एक्सपायर हुए, तो ये सारी चीज जानता हूं। खैर, सवाल ये है कि ये सारी चीजें क्यों हो रही है। अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे थे, मैं उनको बहुत तीखे शब्दों में नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन सवाल यह है कि जब देश की ये हालत हुई है, ये कोई ऐसा शत्रु नहीं है कोरोना की जिसने अचानक गुरेला अटैक किया है। यानी हमको पता था, ये दस्तक दे रहा था, सेकेंड वेव भी दस्तक दे रही थी दिसंबर जनवरी के महीने में, लेकिन हम उसकी दस्तक सुन नहीं रहे थे। हम अपनी रैलियों में बिजी थे, अपने चुनाव की तैयारी में बिजी थे, इसलिए हमने कोई उसकी बहुत ज्यादा पर्याप्त तैयारी नहीं की है। अब जब बहुत बड़ा अटैक हो चुका है, अब हम वो SOS कॉल कर रहे हैं, सब जगह भाग रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं, और इसीलिए असहाय महसूस हो रहा है। आज जो तड़पते हम सड़कों पर लोग देख रहे हैं, जो चिल्लाते हुए लोग देख रहे हैं, आज जो लाशें टोकन पर मिल रही है अहमदाबाद में या सूरत में या फिर बंगलोर के अंदर, टोकन पर एम्बुलेंस खड़ी है, टोकन लेकर के लोग लाशें लेकर के श्मशान पर खड़े हैं और 8-8, 10-10 घंटे उनको अपने परिजनों का अंतिम संस्कार करने में लग रहा है। दवाई नहीं है, बेड नहीं है, टेस्ट नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है। ये जो हालात बना है, यानी मरीज जिंदा है तो हॉस्पिटल में जगह नहीं और मर गया तो श्मशान में जगह नहीं, ये जो परिस्थिति देश के अंदर आई है, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी आज यही कहा। जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये प्राइवेट सेक्टर पॉलिसी जो आपकी वैक्सीनेशन ड्राइव में चली है, ये उचित नहीं है। नेशनल इम्यूनाइजेशन पॉलिसी की उन्होंने बात की। क्यों नहीं सरकार को ये पहले याद आता कि 100% ये जो वैक्सीन है, कांग्रेस पार्टी पहले से कह रही है, श्री राहुल गांधी जी ने, सोनिया गांधी जी ने ये कहा कि सरकार को ये खरीद करके राज्यों को देने चाहिए, जनता को मुफ्त मिलने चाहिए। तो यही बात आज कोर्ट ने कही है। पहले राहुल गांधी जी ने कहा था कि ये सुनामी आ रही है, तब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने उनका मजाक उड़ाया। आज सुनामी आ गई है और हमको तहस नहस कर रही, हम किसी तरह से उसमें जीने का प्रयास कर रहे हैं। तात्पर्य कहने का ये है सापरा जी, लेकिन ये भी तो सच है ना, केंद्र सरकार के ऊपर आप कितने भी आरोप लगा लीजिए, उसमें आ गए हैं। सच तो ये है ना, हर व्यक्ति बोल रहा है, लेकिन ये सरकार सुनने के लिए तैयार नहीं है। सापरा जी, आप केंद्र सरकार की जिम्मेदारी तय करिए, पूछिए सवाल, हम भी पूछ रहे हैं, लेकिन ये भी तो सच है, इतने बड़े बड़े धुरंधर राज्यों में बैठे हुए हैं, राज्यों के मुख्यमंत्री, राज्यों की मुखिया बनकर, उनको भी नहीं पता चला क्या कि ये दूसरी लहर आने वाली है? तैयारी के नाम पर तो राज्यों ने भी कुछ नहीं किया, केंद्र सरकार ने नहीं चेताया। चलिए ठीक है, ये आर्गुमेंट लगातार आप दे रहे हैं, पूछिए ये सवाल, हम भी पूछ रहे हैं, लेकिन राज्यों ने भी कुछ नहीं किया। और इसीलिए आज देखिए ना, सिस्टम देखिए हमारा। मैं फिर से बोल रहा हूं, आप कहें तो फिर से वो तस्वीर दिखाता हूं, वो यूपी की एक तस्वीर है, शाहजहांपुर की, लेकिन ऐसे हालात सब जगह हैं। एक डॉक्टर की तस्वीर वायरल हो रही है, 18 घंटे बेचारे पीपीई किट पहनते हैं, उसके बाद दिखाते हैं पूरी कमीज, पूरी पैंट, सब पसीने से उनकी तरबतर हो जाती है। वो दिखाते हैं कि हम कैसे अपना काम कर रहे हैं, और उसके बावजूद अगर उनके हौसले टूट रहे हैं इस तरह से, बिना दवाइयों के, बिना ऑक्सीजन के, बिना बेड्स के, कहीं परिजन उनको पीट देते हैं, कहते हैं कि हमारे मरीज को इलाज नहीं मिला, उसकी जान ले ली तुमने, दवा नहीं दे पाए, ऑक्सीजन नहीं दे पाए, उनकी पिटाई कर देते हैं डॉक्टर्स की, नर्सों की। सबसे ज्यादा मुसीबत इन्हीं हेल्थ वर्कर्स की है आज। उसके बावजूद मैं तो सिर्फ ये पूछ रहा हूं, सारे राज्यों में इतनी काबिल सरकारें बैठी हुई हैं बड़ी बड़ी, उनको भी नहीं पता था क्या? उनको भी ये आइडिया नहीं लगा कि ये दूसरी लहर आने वाली है? सापरा जी देखिए मानक जी,
राज्य सरकारों को पता भी लगा होगा, लेकिन राज्य सरकारों की लिमिटेशन है। अब हर राज्य सरकार के पास में पैसे की भी लिमिटेशन है। जिस तरह से महाराष्ट्र राज्य की सरकार का 90,000 करोड़ रुपया जीएसटी का अभी आना बकाया है, राज्यों के पास पर्याप्त उतने सारे वो इंफ्रा और उतनी सारी पैसे की मदद नहीं होती है। केंद्र सरकार ने शुरू से डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान के तहत सारी चीजें अपने कंट्रोल में कर ली थी। शुरुआत में आपको याद होगा पीपीई किट भी केंद्र सरकार भेजती थी, मास्क भी वो भेजते थे, हर चीज वहां से। मुझे आगे का बताइए ना सापरा जी, तो जहां अब आगे का बताइए ना, अब आगे का तो कुछ बताइए, आगे क्या किया जाए, कैसे निपटे। मैं वही कह रहा हूं कि वैक्सीनेशन ड्राइव जो है ये बिल्कुल मुफ्त होनी चाहिए जनता के लिए, क्योंकि जनता टैक्स पेयर है ना। जनता के पैसे से भारत बायोटेक ने ये रिसर्च करी है और उसी जनता को फिर डिफरेंशियल रेट भरने पड़ रहे हैं। हमारी आज भी ये डिमांड है कि ये टीकाकरण जो हो रहा है ये मुफ्त होना चाहिए और इंपोर्टेड टीके और भी आने चाहिए। क्यों आपने मात्र स्पुतनिक को ही इजाजत दी है, क्यों नहीं आपने बाकी के लोगों को जल्दी इजाजत दी? जुलाई अगस्त के अंदर जब यूएस यूके ये तमाम सारे देश इंजेक्शन और वैक्सीनेशन जमा कर रहे थे अपने देश के अंदर टीकाकरण के लिए, तब हम लोग चुनाव की तैयारी में व्यस्त थे। हमने क्यों नहीं जुलाई अगस्त में सितंबर में सोचा कि हमें भी पूरे विश्व से टीके जमा करने चाहिए? ओके, संजीव झा बोलिए जरा, और थोड़ा सा। ठीक है, मुझे पता है आप अपनी बात कहेंगे, दिल्ली सरकार का जो पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन थोड़ा आगे भी बताइए, आगे क्या करें? अब तो लाचार बेबस दिख रहा है पूरा का पूरा सिस्टम। बिल्कुल। मैं सबसे पहले तो रोहित शरदाना जी की मौत की खबर से स्तब्ध हूं। मुझे याद है आज से 3 दिन पहले भी उन्होंने मुझे टैग किया था, पर्सनली मैसेज किया था कुछ पेशेंट के ट्रीटमेंट को लेकर, उनको हॉस्पिटलाइजेशन को लेकर, लगातार वो टैग करते रहते थे, मैसेज करते रहते थे। तो सबसे पहले तो मैं ईश्वर से ही कामना करता हूं कि उनके परिवार को इस दुख की घड़ी में ये शक्ति दे कि सहन करें। साथ में जैसा आप सब लोग देखिए, मुझे लगता है कि हम सब लोग अभी अब वॉर जोन में हैं, और मुझे लगता है जब हम वॉर जोन में होते हैं तो चूक कहाँ से हुई, कैसे हुई, उसकी चर्चा करने का समय नहीं है। अब मुझे लगता है कि इससे लड़े कैसे, इसको खत्म कैसे करें। कोरोना काल के रूप में हमारे सामने खड़ा है, तो इससे लड़ना भी है, इसको खत्म भी करना है, इससे बचना भी है। मुझे लगता है कि इससे 2 सबसे महत्वपूर्ण इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम इसको खत्म कर सकते हैं। सबसे जरूरी है ऑक्सीजन की उपलब्धता और दूसरा है वैक्सीनेशन। तो मुझे ये लगता है कि आज हम अगर ऑक्सीजन हमारे पास भरपूर है तो हमें सभी स्टेट को उचित मात्रा में उसकी उपलब्ध कराना पड़ेगा। हम बार बार ये कह भी रहे हैं कि हमें दिल्ली की ही बात करें तो दिल्ली में हमें 900 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की जरूरत है। लगभग हम 15,000 बेड बढ़ाकर रखे हुए हैं, ऑक्सीजन नहीं होने का हम कुछ शुरू नहीं कर पा रहे हैं। दूसरा फिर है कि हम जितना ज्यादा, चूंकि हम ये देख रहे हैं कि वैक्सीनेशन जिन जिन ने कराया है उन पे ये सीवियर अटैक नहीं आया, वहां पे फैटेलिटी कम है हमारा। तो जितना अच्छा जल्दी हम वैक्सीनेशन कर लेंगे, मुझे लगता है वो दो रास्ते से हम इससे बच सकते हैं। दिल्ली सरकार ने ये कहा है कि हम 67 लाख दोनों कंपनियों को, हमने कोवैक्सीन को भी और कोविशील्ड को हमने ऑर्डर अपने दे दिए हैं। हमें कहा गया है कि 2 दिन में हमें 3 लाख डोज हमारे पास आज आ जाएंगे। तो जितनी जल्दी हम वैक्सीनेशन कर लेंगे, मुझे लगता है कि उतनी मजबूती से हम कोरोना के खिलाफ लड़ाई को बढ़ा सकते हैं। और दूसरा मुझे लगता है बहुत अच्छा माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऑक्सीजन को लेकर ये जो कई स्टेट के डेटा आ रहे हैं कि जो उनका खपत है उससे ज्यादा ऑक्सीजन मिल रहा है, कई स्टेट में जो जरूरत है उससे आधे मिल रहे हैं। तो ये रियल टाइम डेटा अगर मिल जाए तो इसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं होगी। फिर हम नहीं कहेंगे कि हमें कम मिल रहा है, केंद्र कहेंगे हमें ज्यादा दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये बिल्कुल सही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, और इसी तरह से अगर हम उपलब्ध कराएंगे तो हम इस लड़ाई को लड़ पाएंगे और इसको खत्म कर पाएंगे। ओके, प्रोफेसर पद्मा, अब आप ही बताइए, क्योंकि आप तो एक फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर होने के साथ साथ आप तो पढ़ाती हैं, आप तो एचओडी हैं। एज एन एक्सपर्ट आपको क्या लगता है इस दुष्चक्र से, विशियस साइकिल जिसको कहते हैं, इससे कैसे निकला जाए? क्योंकि वैक्सीनेशन सबको पता है, अब तो दुनिया भर में कि वैक्सीनेशन से इस महामारी से हम बच सकते हैं, लेकिन उतनी वैक्सीन है नहीं हमारे पास। कैसे करें, कैसे निकले इस महामारी से, दूसरी लहर से? लगता है प्रोफेसर पद्मा है नहीं। राजीव जेटली, आपके पास आ रहा हूं। कोर्ट ने आज, सुप्रीम कोर्ट ने जो आपसे एक नेशनल प्लान मांगा था वो एफिडेविट पर दिया तो है आपने, लेकिन मैं राजीव जेटली आपसे पूछ रहा हूं रूलिंग पार्टी के स्पोक्समैन के तौर पर, आप कहेंगे कि हमें इस तरह से लड़ाई में हार नहीं माननी चाहिए। आपके पास कोई प्लान है राजीव जेटली इस दुष्चक्र से देश को निकालने का? क्योंकि अभी तक तो वो काम नहीं कर रहा है।
राजीव जेटली बोलिए। राजीव को आवाज नहीं मिल रही है। डॉक्टर गुप्ता मेरे साथ जुड़, हाँ हाँ बोलिए राजीव जेटली बोलिए। हाँ, क्या मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ आ रही है, बोलिए। हाँ, मैं केवल एक ही बात बताना चाहता हूँ कि इस तरीके की चुनौतियां आएंगी, किस तरीके से वायरस का अटैक युवाओं के ऊपर भी होगा, कैसे वो रेस्पिरेटरी सिस्टम को डिस्टर्ब करेगा, कितने वेंटिलेटर्स की जरूरत, क्योंकि वेंटिलेटर्स की कमी नहीं थी, वेंटिलेटर्स भरपूर मात्रा में खरीदे गए थे। इनफैक्ट अभी 1 लाख वेंटिलेटर कुछ स्टार्टअप कंपनियों ने भी बनाए थे जो हम विदेशों से खरीदते थे। अभी 1 लाख ऑक्सीजन कंसंट्रेटर पीएम केयर फंड से खरीदे जा रहे हैं। बहुत सारी, लगभग 4 लाख बेडों का एक्सपेंशन किया गया था, सब कुछ किया गया था। लेकिन इस तरीके का नेचर होगा वायरस का, इस तरीके से एक महामारी आएगी, इसका अंदाजा शायद किसी को नहीं था। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप इसी अप्रैल महीने के अंदर देख लीजिए, इसी अप्रैल महीने में ये जो पैंडेमिक हमने फेस किया, ये लगभग 12 तारीख के बाद फेस करना शुरू किया था। 12 तारीख के बाद न किसी चैनल पे कोई डिबेट होती थी, न किसी पार्टी के नेता प्रवक्ता ने आकर किसी चैनल पे कोरोना शब्द यूज किया था। हम तो मजाक के पात्र बन गए थे जब हम वैक्सीनेशन कर रहे थे। जब हम वैक्सीनेशन कर रहे थे तो वैक्सीन की ऑथेंटिसिटी के ऊपर उंगली उठाई गई थी, बता दीजिए नहीं उठाई थी क्या? या कांग्रेस पार्टी दूसरे नेताओं ने उसका मजाक नहीं बनाया था? हर किसी ने इसको कभी नपुंसक होने वाली, कभी मोदी वाली, कभी बीजेपी वाली, क्या क्या नाम देके वैक्सीन का मजाक उड़ाया गया। तब उसी वैक्सीन को आज गंभीरता से लिया जा रहा है। हम ये ड्राइव चलाते रहे, बावजूद उसके इस तरीके के मजाक बनाए गए। और आज देखिए डॉक्टर भी इस बात को कबूल रहे हैं कि हमारी सबसे बड़ी शील्ड क्या है, हमारा बचाव केवल वैक्सीन है। इसी वैक्सीन की लड़ाई तो हम लड़ रहे थे। उसके बाद फिर एक ब्लेम गेम शुरू हुई जिसमें कहा गया कि हमें वैक्सीन नहीं दी जा रही है। अरे भाई, आपने कहा वैक्सीन नहीं दी जा रही है, राज्यों को अधिकार देने चाहिए। ये मिस्टर नवाब जो मंत्री हैं महाराष्ट्र सरकार के, उन्होंने बाकायदा टीवी चैनल पे आके इस बात को रखा कि हमें अधिकार देने चाहिए। और आज जब आपको वो अधिकार मिले हैं तो आज आप सरेंडर कर रहे हैं। मतलब सबसे आसान तरीका आपके पास क्या था? केवल केंद्र के ऊपर उंगली उठाना। मैंने इसलिए पहले कहा था आपसे कि मैं नोक झोंक में नहीं जाना चाहता। आपने कहा ये तो होगा। अरे ये जिसने करना है वो करे, जिसको राजनीति करनी है वो करे। हमारा उद्देश्य केवल एक ही है, अरे हमें जनता को बचाना है। किसने वैक्सीन देनी है, कहां से देनी है, कितने की देनी है, किसने लानी है, किसने नहीं लानी, कहां होनी चाहिए, किससे खरीदनी चाहिए, ये ब्लेम गेम तो हो चुकी है। अब तो हमें शर्म आनी चाहिए, इस तरीके की चर्चाओं से भी बचना चाहिए। हमें तो ये कहना चाहिए कि मेरा कॉपरेशन कितना रहने वाला है, मेरा कॉपरेशन कितना रहने वाला है, हम क्या करने वाले हैं, कैसे बचाएंगे हम जनता को। अभी भी बैठ के हम टीवी चैनल के ऊपर इसके ऊपर उसके ऊपर उंगली उठा रहे हैं। नहीं राजीव जेटली, सरकार में सरकार नहीं है क्या? दिल्ली में आम आदमी पार्टी की नहीं है क्या? राजस्थान में कांग्रेस की नहीं है, महाराष्ट्र में कांग्रेस की नहीं है, पंजाब में कांग्रेस की नहीं है, सब जगह पे इनकी सरकार है। अरे भाग क्यों रहे हैं? हमें लड़ना है, हम भागना नहीं चाहते हैं। अगर मैं आपके ऊपर ब्लेम लगाऊंगा मतलब मैं भाग रहा हूं, मैं भागना नहीं चाहता। आप भी मत भागिए, हमें लड़ना है, लड़ने के लिए आगे आइए। कोई ऐसा हल निकालिए जो हम बैठ के हम ये सोच सके कि आगे हम मौतों को रोक सके। डॉक्टर डीके गुप्ता, दोनों हाथों फैला के बोलिए हम केंद्र के साथ। डॉक्टर डीके गुप्ता, डॉक्टर गुप्ता एज एन एक्सपर्ट, एज ए डॉक्टर, आपको इस दुष्चक्र से, इस विशियस साइकिल से निकलने का कोई रास्ता नजर आता है? क्या वाकई हम लोग किसी एक नेशनल पॉलिसी के तहत एज ए नेशन काम करते हुए आपको नजर आ रहे हैं? क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा, आप शायद अभी जुड़े हैं, आप देख नहीं पाए। आज मैं सवाल तो ये उठा रहा हूं कि हम असहाय नजर आ रहे हैं, बेबस, लाचार। डॉक्टर गुप्ता देखिए मानक जी, आपके साथ में कई सारी डिबेट कर चुका हूं, कई बार हम लोग बोल चुके थे। इवन चैनल्स पे भी आपके साथ पक्ष और विपक्ष के लोग बैठते हैं, कहीं भी कोई भी समन्वय, कहीं ना कोई कोऑर्डिनेशन स्टेट गवर्नमेंट में, सेंट्रल गवर्नमेंट में वो नहीं दिख रहा है। चाहे वो वैक्सीन पे हो, चाहे वो दवाइयों पे हो, चाहे बेड्स पे हो, चाहे बेड्स का कैसे नंबर दिखना चाहिए सबको। पहले जिले वाइज बंद हो रहा था कि यहाँ का मरीज वहां नहीं जाएगा, स्टेट वाइज हो रहा था। तो कहीं ना कहीं इस बड़े पेंडेमिक में जो हमारे पक्ष और विपक्ष थे, इनमें समन्वय की कमी रही है और डेफिनेटली वो अभी भी दिख रही है। और हम सबको इस समय यही चाहिए, बिकॉज वैक्सीनेशन से अगली तीसरी वेव को रोकेंगे। वैक्सीनेशन से अभी कुछ नहीं मिलने वाला है, हमें उस पर फोकस करना चाहिए कि तीसरी वेव नहीं आनी चाहिए। उसमें चाहे पक्ष मिले, चाहे स्टेट गवर्नमेंट खरीदे, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट खरीदे, उससे किसी को नहीं फर्क पड़ता। हम बेनिफिशियरी, हम सिटीजन ऑफ इंडिया है एज डॉक्टर। लेकिन डॉक्टर गुप्ता, वैक्सीन है कहाँ? वैक्सीन है कहां? मुझे बताइए तो सही। अमेरिका और यूरोप ने तो अपना खरीद के रखी हुई है, एक एक वहां के नागरिक के लिए 7-7, 8-8, 10-10 उन्होंने होर्डिंग कर रखी है, खूब पहले से बुकिंग कराई हुई है, अरबों रुपए दिए हुए हैं उन्होंने कंपनी को। हमारे पास वैक्सीन कहां है बताइए?
मानक जी, मैंने पहले भी आपसे बोला था, हमें बहुत सारे हमारे देश में रूढ़िवादी लोग हैं, पक्ष के और विपक्ष के ऐसे लोग हैं जिन्होंने वैक्सीन के बारे में भ्रांतियां फैलाई, शुरुआत में दिक्कतें करी, उस वजह से सरकार भी कुछ बैक फ्रंट पे चली गई और शायद उतना एग्रेसिव काम नहीं किया वैक्सीन प्रोडक्शन पे। और वैक्सीन की जो दूसरी कंपनियां थी बाहर वाली, जब हम लोग बार बार बोलते थे कि 12-13 ऐसी वैक्सीन थे जिनको दुनिया के विभिन्न हिस्सों में अप्रूवल मिल चुका है इमरजेंसी, उन सबको अलाउ करना चाहिए था, सरकार ने अब अलाउ किया। अब देर हो चुकी बिकॉज वो ऑलरेडी उनके कोटा बुक हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं हमें इंडिजिनसली जितनी हमारी जो कोविशील्ड और कोवैक्सीन है, इनके नए प्लांट लाके नया प्रोडक्शन बढ़ाना चाहिए और बाहर की कंपनियों पर कोलैबोरेशन करना चाहिए, चाहे सरकार के थ्रू करना पड़े, चाहे हमें डिप्लोमेसी करनी पड़े, कुछ भी करनी पड़े, उनका प्रोडक्शन अपने देश में बढ़ाना चाहिए सो दैट एज अर्ली एज पॉसिबल 70 से 80% पॉपुलेशन को वैक्सीनेट कर सके अगले 6 महीने में। अदरवाइज तीसरी लहर आएगी। और दूसरी बात, अभी जो करंट हम सबको सोचते, चाहे वो कांग्रेस के साथ बैठे हो, चाहे आम आदमी वाले हो, चाहे बीजेपी वाले, इन सबको चाहिए कि हम कम से कम मौत कैसे बचाएं। इस समय आप देख रहे हैं लोग 40 साल के 42 साल के लोगों की डेथ हो रही है बिकॉज इसलिए कि ट्रीटमेंट अच्छा नहीं मिल पा रहा, प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा, ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है। तो हमें चाहिए अर्ली डायग्नोसिस, अर्ली ट्रीटमेंट और एग्रेसिव ट्रीटमेंट। और बेड मैनेजमेंट ठीक नहीं हो रहा है। लोग जिनको जो बेड जिनको नहीं मिलना चाहिए वो लोग अस्पताल में लेटे हुए हैं, जिनको छुट्टी कर देनी चाहिए। जिनको बेड मिलना चाहिए वो सड़क पे घूम रहे हैं। और कहीं ना कहीं सरकार को समय चाहिए, इनको पक्ष को भी चाहिए और विपक्ष को भी चाहिए कि कुछ ना करके हम 4 दिन के अंदर अस्पताल नहीं बना सकते, 4 दिन के अंदर नर्सेस को ट्रेन नहीं कर सकते, 4 दिन में हम डॉक्टर नहीं पैदा कर सकते। तो इस समय हमें कुछ आउट ऑफ बॉक्स सोच के कुछ L1 L2 जो फैसिलिटीज है वो कम्युनिटी में बनानी चाहिए और जो एग्जिस्टिंग मैन पावर है उसको कैसे मोटिवेट करके, प्रमोट करके, अस्पतालों को कैसे उनसे ओवर टाइम करा के कैसे हम सफल कर सकते हैं, वॉलंटियर्स को, एनजीओ को, सबको बुला लेना चाहिए। सब लोग ऑक्सीजन लगानी आती है, सबको हैंडल। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा इसमें हमें जन आंदोलन चाहिए जिसमें सबकी सहभागिता हो, सबकी जनभागीदारी हो और पहले पक्ष और विपक्ष को इनको एक मुहिम पे आना चाहिए, एक विजन होनी चाहिए, इनकी एक मुद्दा होना चाहिए। वो कोरोना पांडव और कौरव भी थे ना, वो भी दुश्मन के लिए 105 हो जाते थे, वो 100 और 5 अलग अलग लड़ते थे आपस में, बट बाकी दुश्मन के लिए अलग। इतना बड़ा दुश्मन है, इतनी बड़ी त्रासदी हो रही है, आप देख रहे हैं माताएं रो रही है, बहनें रो रही, हम लोग असहाय दिख रहे हैं। हमको इस समय प्लीज करके सारे बैठे हुए हैं लोग, इस समय हमें एक छापरा जी, राजीव जला जी, ऐसे बहुत सारे हमारे नेता है। हमें सबको मिलकर इस समय कोरोना की बात करनी चाहिए। कोरोना हमारा दुश्मन है, हम आपस में एक दूसरे की नेगेटिव कोई बात ही ना करें। इंफ्रास्ट्रक्चर में सच में इतना बड़ा पेंडेमिक है, कोई देश नहीं समझ सकता। हमारा देश तो बोलिए छापरा जी, बोलिए छापरा जी, मिलजुल के लड़ने की कोई नीति बताइए ना, कुछ बनाइए नीति। आप भी तो हाथ बढ़ाइए सरकार के प्रति आपस में लड़ने के बजाय। देखिए मानक जी, हमने बहुत बार हाथ बढ़ाने के प्रयास किए हैं, हमने कई बार इनको चिट्ठियां लिखी हैं, लेकिन एक भी उत्तर सरकार की तरफ से आया नहीं है। सरकार को यह पूछा जाए कि इन्होंने आज तक ऑल पार्टी मीटिंग इस विषय में ये पिछले 2-3 महीने में क्यों नहीं बुलाई है? क्यों नहीं नरेंद्र मोदी जी चर्चा करना चाहते सभी विपक्षी पार्टियों से कि इस माहौल से किस तरह से सारे मुख्यमंत्रियों से तो कर रहे हैं चर्चा, वो सारे राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ तो कर रहे हैं चर्चा। मानक जी मुझे पूरा करने देंगे, मुझे पूरा करने दीजिए। आपने कहा राज्यों के साथ, आपने कहा ऑल पार्टी मीटिंग करनी चाहिए, मैंने कहा मुख्यमंत्रियों के साथ तो वो चर्चा कर रहे हैं। भाई मुख्यमंत्रियों के साथ भी कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन ऑल पार्टी का मतलब आप समझते हैं, जो मैं समझाने का कोशिश कर रहा हूं। आप इनको कवर फायर मत दीजिए, मैं आपको विनती करता हूं। सवाल यह है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने जब पत्र लिखा तो किस तरह से डॉक्टर हर्षवर्धन ने और बाकी के नेताओं ने किस तरह से हमला किया। इस तरह से जब कांग्रेस पार्टी ने कोई सजेशन दिया है, चाहे वो राहुल गांधी जी है, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी है या सोनिया जी है, तो इन्होंने पूरा आक्रमण किया है सोशल मीडिया के जरिए से और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए से। ये सुनने को तैयार कहां है? आज भी इनके प्रवक्ता इस तरह से चीखते चिल्लाते हैं, ये चिल्ला चोट से कोरोना नहीं भागेगा। स्मार्ट सिटी बनाने का वादा आपने किया था, आज श्मशान सिटी आपने बना दिए हैं, यह वस्तु स्थिति है। और वैक्सीनेशन की बात अगर करूं तो खाली कांग्रेस शासित राज्य नहीं, आपने वही गिनाए, गुजरात और मध्य प्रदेश ने भी कहा है कि वो अगले दौर का टीकाकरण नहीं कर सकते क्योंकि टीके नहीं है। उत्तर प्रदेश के अंदर 50% तुम्हारे टीकाकरण के सेंटर जो है वो बंद है। हिमाचल के अंदर 50% टीकाकरण के सेंटर बंद है, गुजरात में बंद हो रहा है। तो ये प्रॉब्लम खाली कांग्रेस शासित राज्यों की नहीं है। आप इसको कांग्रेस वर्सेस बीजेपी नहीं बनाइए,
ये देश का मसला है। भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य भी त्रस्त है, वहां भी मौतें हो रही है, वहां भी कतारें लग रही हैं, वहां भी शमशान में कतारें लग रही, वहां भी ऑक्सीजन नहीं मिल रही, वहां भी रेमडेसिविर नहीं मिल रही, कालाबाजारी हो रही है, किल्लत लग रही है। सब तरह का माहौल हर राज्य के अंदर है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता चिल्ला चोट करके इस डिबेट बोलिए राजीव जेटली। मत करिए, ये मेरी आप राजीव जेटली सही तो है, चरणजीत सिंह सापरा सही तो कह रहे हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ विपक्षी सरकारें जहां जहां है वहां दिक्कत है, आपके राज्य में भी तो है। और वैक्सीन की बात तो सही तो है, वैक्सीन है कहां? आपके खुद के राज्य सरकारें बीजेपी की वो कह रही है हम नहीं लगा पाएंगे 18 से 44 वर्ग में, क्योंकि है ही नहीं वैक्सीन अभी हमारे पास। देखिए, कोविशील्ड और कोवैक्सीन दोनों की सप्लाई आनी शुरू हो चुकी है और भरपूर मात्रा में वो हमें मिलने वाली है। ये बात राज्य सरकारें अब तो टीवी चैनल पर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता रही हैं कि कितना कितना ऑर्डर हमने उनको वैक्सीन कंपनियों को दिया है। अभी तक यही राज्य सरकारें जिनकी 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 हैसियत सपरा जी की नजर में कुछ नहीं है अपने मुख्यमंत्रियों की, वही मुख्यमंत्री आकर बोल रहे थे कि हम प्रधानमंत्री के साथ जो नीति बनाई गई है कोविड को लेकर उससे हम सहमत हैं, संतुष्ट हैं और उसके ऊपर हम आगे कार्यवाही कर रहे हैं। लेकिन इन्होंने आपको बार बार समझाने की कोशिश कीजिए कि आप समझिए मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं। ये कह रहे हैं मुख्यमंत्री नहीं, हमारी पार्टी के राहुल गांधी जो है वही देश है, वही पार्टी है, वही मुख्यमंत्री है, वही सब कुछ हिदायत देते हैं। अरे भाई, पार्टी के प्रदेश जो राष्ट्रीय अध्यक्ष आपके राहुल गांधी जी हैं, उन्होंने ही सबसे पहले मजाक बनाया। राजीव जेटली राजीव 1 सेकंड, 1 सेकंड राजीव, ये तू मैं चलती रहेगी। आज वाकई दिन नहीं है तू मैं का, अब ये समय नहीं रह गया है। मुझे आगे का प्लान बताइए ना, मैं ये पूछना चाह रहा हूं आपसे, कुछ तो प्लान बताइए आगे का। कैसे, कब निकलेंगे हम इस दूसरी लहर से? कब ऑक्सीजन की किल्लत से लोगों का मरना बंद होगा? कब दवाइयां मिलेंगी लोगों को? कब होगा ये? लगभग 3000 एमटी ऑक्सीजन का हमने अरेंजमेंट कर लिया है। कल बहुत सारे प्रदेशों के मुख्यमंत्री, जिसमें हरियाणा के भी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने कहा था कि अब हम एलपीजी सिलेंडर्स को भी यूज करेंगे जो ऑक्सीजन है उसकी सप्लाई के लिए। हम जिस भी फॉर्म में शेल हमें मिलेगा हम उसको यूज करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं पे खाली कार्ट्रिजेस की मतलब खाली सिलेंडर्स की भी बहुत ज्यादा शॉर्टेज हो रही है, उसकी लॉजिस्टिक एक प्रॉब्लम बन रही है। हाई कोर्ट ने इस बात को कहा था कि जब दिल्ली के अंदर ऑक्सीजन आ चुकी है तो वह अस्पतालों तक क्यों नहीं पहुंची, तो हाई कोर्ट में जवाब जो था ब्यूरोक्रेसी का वो यही था कि हमारे पास लॉजिस्टिक की प्रॉब्लम है, वो एक स्टेट सब्जेक्ट होता है। मैंने फिर कहा हूं आपसे कि मैंने डिबेट में पहले ही कहा था आपसे कि मैं ब्लेम गेम में नहीं जाऊंगा, मैं किसी के ऊपर कोई इल्जाम नहीं लगाने वाला, क्योंकि कहीं ना कहीं आप सुनिए ना, अरे तो आप एक प्लान तो बताइए, कुछ प्लान तो बताइए आगे का। कब दूसरी लहर से हम निपट पाएंगे? कब जाएगी ज्यादा बेड, ज्यादा से ज्यादा बेड, ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन, ज्यादा से ज्यादा इंजेक्शन, ज्यादा से ज्यादा वेंटिलेटर, इनका अरेंजमेंट हमने कर लिया है, उनका अरेंजमेंट हमने कर लिया है। जहां तो कुछ तो बताइए कब तक स्थिति सुधर जाएगी, कब तक ऑक्सीजन की किल्लत नहीं होगी, दवाइयों की किल्लत नहीं होगी, बेड्स की किल्लत नहीं होगी? ये हर अस्पताल में जिले स्तर पर ऑक्सीजन प्लांट होगा, हर अस्पताल में जिले स्तर पर ऑक्सीजन प्लांट की ऑलरेडी उसमें तो बनने में बहुत टाइम लगेगा, गवर्नमेंट शुरू कर दी है। नहीं, वो तो लॉन्ग टर्म प्लान हो गया। मैं ये पूछ रहा हूं कब तक ऑक्सीजन की किल्लत नहीं होगी, दवाइयों की, बेड्स की किल्लत नहीं होगी? कोई टाइम फ्रेम दे सकते हैं क्या राजीव जेटली? मैं आपको बताना चाहता हूं मानक भाई, आज की डेट में हमारे पास लगभग 1200 एमटी ऑक्सीजन अवेलेबल है, अभी मौजूदा अवेलेबल है, और हमारी रिक्वायरमेंट 6600 एमटी ऑक्सीजन की है। मतलब जितनी हमारी जरूरत है उससे ज्यादा ऑक्सीजन हमारे पास अवेलेबल है। अब बात आती है उसकी लॉजिस्टिक की, सारा काम उसकी लॉजिस्टिक के लिए किया जा रहा है। स्टेट गवर्नमेंट को ये कोऑर्डिनेट किया गया है स्टेट गवर्नमेंट के साथ कि जो ऑक्सीजन आप तक पहुंचाई जा रही है उनको अस्पतालों तक टाइमली पहुंचाया जाए। केंद्र सरकार ने जो प्रोक्योरमेंट ऑक्सीजन की करनी है, जो ऑक्सीजन के ऑलरेडी प्लांट उनको टेक ओवर कर लिया है, वहां नोडल ऑफिसर बैठे हैं जो ऑक्सीजन की सप्लाई सुनिश्चित कर रहे हैं। अब छोटे मोटे जो पहले बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस थे, वो छोटे मोटे चैलेंज अभी भी रह गए जिनको हम बहुत जल्दी खत्म करने वाले हैं। मैं सुनिश्चित करेंगे कि ऑक्सीजन। डॉक्टर गुप्ता, मुझे लग रहा है अभी तो ये किल्लत तो थमने वाली है नहीं। अभी राजीव जेटली कह रहे हैं केंद्र सरकार ने तैयारी कर ली है, राज्य सरकारों के अपने अलग दावे हैं, कहीं तो ये भी कह दिया जाता है कि कोई कमी ही नहीं है किसी चीज की। लेकिन डॉक्टर गुप्ता, सच ये है कि अगर आज किसी को कोरोना इन्फेक्शन हो जाए तो उसे भरोसा नहीं है कि उसे अस्पताल मिल जाएगा, दवा मिल जाएगी, ऑक्सीजन मिल जाएगा। सही कह रहा हूं ना मैं? क्योंकि आप तो खुद एक हॉस्पिटल चलाते हैं। ऐसे में मैं ये चाह रहा हूं आज शो के आखिर में कम से कम आप अपनी तरफ से
मेरे दर्शकों के लिए बताइए कि उन्हें क्या करना चाहिए। एक, अपने आप को बचाएं कैसे, और दूसरा, अगर हो जाए तो क्या करें फिर, क्योंकि बाहर तो कोई इलाज होना नहीं है। देखिए, मैं एक फिर बता रहा हूँ, एक तो बिल्कुल इस समय सबको चाहिए कि कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर्स का पूरा पालन करें, मास्क लगा के रखें, डबल मास्क लगाएं, बाहर ना जाएं, बिल्कुल अगर मजबूरी में जाना पड़े तो कम से कम 6 फीट की दूरी जरूर रखें। दूसरी रही बात, अगर हो जाता है तो पैनिक बिल्कुल नहीं करें। आपके बहुत सारे मानक भाई दोस्त हैं जो मैं इनको जानता हूं, इनको मैंने घर बिठा के ठीक किया होम आइसोलेशन में। 85 और 90% ऐसे लोग होते हैं जिनको माइल्ड सिम्टम होते हैं, एसिम्टोमेटिक जो घर पे रह के, अगर वो अर्ली डायग्नोसिस हो जाए, लोग क्या करते हैं, टेस्ट नहीं कराते, बीमार रहते हैं, 4-6 दिन निकल जाते हैं, तब टेस्ट कराते हैं 8 दिन बाद, तब तक वो लंग्स में इन्फेक्शन हो जाता है और तब वो दिक्कत आती है। तो इसलिए अर्ली डायग्नोसिस जरूर करें। अगर आपको जो कोई भी फ्लू के सिम्टम्स लग रहे हैं तो वो कोरोना ही है, जब तक कि टेस्ट में नेगेटिव ना आ जाए, और नेगेटिव भी आ जाए तो सीटी स्कैन जरूर करके कंफर्म कर लें। उसके बाद होम आइसोलेशन में, ठीक है, पैनिक क्रिएट ना करें। अगर आप किसी डॉक्टर की सुपरविजन में दवाई ले रहे हैं, इस समय दवाइयां अच्छी अवेलेबल हैं, बड़ा अच्छा रिस्पॉन्ड कर रही है, मैं देख रहा हूं। फर्स्ट वीक में आपको बेसिक एंटीबायोटिक दवाइयां लेनी है, एंटीवायरल दवाइयां लेंगी, मल्टीविटामिन लेनी है, जिंक लेनी है। उसके बाद सेकेंड वीक में अगर जरूरत पड़ती है, आपके सीटी स्कैन में कुछ फाइंडिंग्स हैं, चेस्ट में कुछ प्रॉब्लम्स है, तो स्टेरॉइड स्टार्ट किए जा सकते हैं और बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स है, लोग बहुत अच्छे से रिकवर कर रहे हैं। लेट डायग्नोसिस जहां हुई, या अगर हाई रिस्क है आप, या आपको कोमॉर्बिड कंडीशन है, तो जरूर अपने डॉक्टर के टच में रहें। अगर आपको कोई ऐसे सिम्टम्स हो रहे हैं कि चेस्ट पेन हो रहा है, सांस में तकलीफ आ रही है, चक्कर आ रहे हैं, हाथ पैर नीले हो रहे हैं, बेहोशी हो रही है, नींद ज्यादा आ रही है, या आपको बीपी बहुत फॉल कर रहा है, सैचुरेशन 92-93 से ज्यादा कम हो जा रहा है, तो फिर आप तुरंत नियर बाई डॉक्टर से संपर्क करें। उसी में ही ओके ना, बिल्कुल ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सलाह दी है आपने। ये जो लोग घर में बैठे हैं और बचना चाहते हैं तो कैसे बचें, और अगर हो भी जाए कोविड इन्फेक्शन तो कब टेस्ट कराएं और उसके बाद क्या करें। संजीव झा, क्या आपके पास कोई एक असेसमेंट है मेरे दर्शकों को देने के लिए कि इतने समय में हम लोग इस दूसरी लहर को कंट्रोल कर लेंगे? आपकी समझ क्या कहती है, संजीव झा? संजीव झा सुन पा रहे हैं? नहीं सुन पा रहे हैं। चरणजीत सिंह सापरा जी, आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है, कब तक दूसरी लहर चलेगी? नहीं, सापरा जी की आवाज नहीं है। राजीव जेटली सुन पा रहे हैं? डॉक्टर गुप्ता आपके पास आ रहा हूं। डॉक्टर गुप्ता सुन पा रहे हैं? लगता है कुछ तकनीकी खराबी है। डॉक्टर गुप्ता भी मुझे नहीं सुन पा रहे हैं। मेहमानों से मेरा संपर्क टूट गया है। लेकिन जैसा आपने सुना, राजनीतिक तूतू मैं अभी भी चल रही है। एक्सपर्ट्स का यह कहना है कि अभी भी कम से कम मई का महीना इस दूसरी लहर के लिहाज से देश पर भारी रह सकता है। पीक अभी आई है नहीं आई है कहना बड़ा मुश्किल है। इसीलिए जैसा मैंने शुरू में बताया था, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने तीसरी लहर की तैयारी कर ली। कह रहे हैं जुलाई अगस्त में तीसरी लहर आ सकती है। दूसरी अभी गई नहीं है, वहां तीसरी लहर की तैयारी शुरू हो गई। अब देखना यही है, इस दूसरी लहर में सबसे पहला चैलेंज इस समय जो हिंदुस्तान के सामने है, इस दूसरी लहर में मरीजों की जान कैसे बचाई जाए, इस दूसरी लहर में इस संक्रमण की चेन कैसे तोड़ी जाए। चेन तोड़ने के लिए आप जानते ही हैं, बहुत सारे राज्यों ने लॉकडाउन लगा दिया है, लेकिन अभी भी जहां जहां लॉकडाउन लगा है वहां वहां संक्रमण की रफ्तार कम नहीं हुई है। अभी भी वहां से लगातार नए मरीजों की संख्या बढ़ रही है। इससे यह सवाल पैदा होता है कि लॉकडाउन लगाने के बाद भी कोरोना का संक्रमण काबू में आ जाएगा, दूसरी लहर काबू में आ जाएगी, ये नहीं कहा जा सकता है। इसीलिए लॉकडाउन पर भी सोचना पड़ेगा। लेकिन हां, कम से कम 125-150 ऐसे जिले हैं जिनके लिए राज्य सरकारों को स्वास्थ्य मंत्रालय ने चिट्ठी लिखकर आज ही कहा है कि आप अपने यहां पाबंदियां बढ़ाइए, क्योंकि आपके यहां 10% से ज्यादा पॉजिटिविटी रेट है और आपके यहां आईसीयू के बेड्स भी लगातार कम होते जा रहे हैं। अब राज्य सरकारों को भी करना है, चुनौती सबके सामने है। बहुत शुक्रिया आज राष्ट्र की बात में आने के लिए। मेरे पास टाइम खत्म हो रहा है। बहुत शुक्रिया राजीव जेटली आपका, चरणजीत सिंह सापरा, संजीव झा, डॉक्टर गुप्ता और प्रोफेसर पद्मा आपका भी। छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, खबरें जारी है।